बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पहुंच गई हैं कराची तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए, जिसका आगाज होगा 17 दिसंबर से और 21 दिसंबर तक यह मैच जारी रहेगा। अब यह पता नहीं कि 21 दिसंबर तक जारी रहता है या उससे 2 दिन पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जो परफॉर्मेंस दी है सिवाय शर्मिंदगी के हमें मिला कुछ नहीं है। ये सिर्फ शर्मिंदगी मिली है अभी तक इस सीरीज से, और हैरान कुन फैसले मिले हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बुरी खबर ये आ रही है कि ब्लंडर्स किए जाने का इम्कान है और पाकिस्तान टीम एक बार फिर डिफेंसिव माइंडसेट और टुक टुक टेक्निक के साथ, उसी पहले 2 टेस्ट की टेक्निक के साथ इस मैदान में उतरने जा रही है। और कुछ बड़े अजीबो गरीब फैसले सामने आ रहे हैं। वो क्या है आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा हम बात करेंगे जी कि पीएसएल ने अब फाइनली आईपीएल को जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि सर उठा के दिखाया है, और आईपीएल के बड़े बड़े नाम अब पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हो रहे हैं। और आपको पता है कि कल होने जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग की 8 सीजन 8 की ड्राफ्ट, और उसमें कौन से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जनाब पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बड़ी खबर है आज की कि जनाब इमाद वसीम ने बाबर आजम को जेर कर दिया है। इमाद वसीम छा गए हैं, बाबर आजम को फड़का गए हैं। किस मैदान में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले आपको बताऊं कि इमाद वसीम कराची किंग्स के बन गए हैं कप्तान, और बाबर आजम को उन्होंने की है एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की यॉर्कर, जिस यॉर्कर पर बाबर आजम हुए हैं क्लीन बोल्ड, और क्लीन बोल्ड होकर उनको छोड़नी पड़ गई है कराची किंग्स। और यूं कराची किंग्स में जो 2 लोगों का आपस में कंपटीशन था, बाबर आजम का और साथ में इमाद वसीम का, वो कंपटीशन फाइनली जीत गए हैं इमाद वसीम। आपको याद होगा कि पहले इमाद वसीम कैप्टन हुआ करते थे कराची किंग्स के, लेकिन बाद में सब लोग ये कहते थे कि बाबर आजम कराची किंग्स का कप्तान क्यों नहीं है। पाकिस्तान का कप्तान है, तीनों फॉर्मेट में कप्तान है, T20 कप्तान है, दुनिया की नंबर 1 T20, वो दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज है, लेकिन कराची किंग्स वाले उसको कप्तान क्यों नहीं बनाते। तो फिर कराची किंग्स वाले आ गए दबाव में, उन्होंने पिछली बार बाबर आजम को बनाया कप्तान, और बाबर आजम ने किया वो सवा सत्यानाश कराची किंग्स का अपनी कप्तानी के बाद, कि फिर शर्मनाकी के अलावा उनका इस बार वो हम कह नहीं सकते कि नीचे से टॉप कर लिया उन्होंने। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर कराची किंग्स को समझ आ गई कि जनाब जो हम फैसला पहले करते थे वो ठीक था, इमाद वसीम का फैसला दुरुस्त था, इमाद वसीम को ही हमारा कप्तान होना चाहिए। सो इमाद वसीम बन गए वहां के कप्तान। लेकिन उससे पहले कराची किंग्स ने माजरत की बाबर आजम से कि जनाब वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन यू एंड योर कैप्टनसी, तो अब आप अगर प्लेयर के तौर पे खेलना चाहते हैं तो खेलने। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो कप्तान ही बन सा। तो उसके लिए फिर अब वो पिशावर किंग को, उन्होंने पिशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया है। सो ये बड़ी खबर है जी पीएसएल के हवाले से। और आपको पता है कि पीएसएल में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, और वो नाम जो हैं उसमें अब एरन फिंच भी है, हासा रंगा भी है, लुंगी इंगिडी भी है, फेंडर डसन भी है। इसके अलावा बड़े बड़े नाम हैं जो पहली बार सामने आ रहे हैं टीम में, जो कि मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की ऑथेंटिसिटी को शो कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस बार आपको पता है कि बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हुई है आईपीएल के मुकाबले में, और हत्ता के इंडियंस ने भी एप्रिशिएट किया है कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पैसे में मुमकिन है बहुत आगे ना हो, आईपीएल से बहुत पीछे है, लेकिन क्वालिटी जो वो क्रिएट कर रही है वो सामने नजर आ रही है। और पाकिस्तान सुपर लीग की इस क्वालिटी की वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं,
और वो इस पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन रहे हैं। एरन फिंच हैं, आदिल रशीद हैं, इसके अलावा एलेक्स हेल्स हैं, अकील हुसैन, भानु का राजा पक्षा हैं जनाब, ये भी आ गए हैं। बड़े नामों में डेविड मिलर हैं, उसके बाद दसुन शनाका हैं, डेविड विली, डेविड मिलान, एवन ल्यूइस जो वहां के हैं अपना वेस्ट इंडीज के, जबरदस्त। उसके बाद फखर जमान हमारे पाकिस्तान की जानिब से, जिमी नीशम है, पहली बार नजर आएंगे। उसके बाद कैरन पोलार्ड हैं, 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने वाले बाबा क्रिकेट कैरन पोलार्ड। लुंगी इंगिडी हैं, मार्टिन गप्टिल हैं, मैथ्यू वेड, ये वही वेड हैं जिन्होंने हमें छक्के मारे थे और वो अब आ गए हैं। उसके अलावा मोइन अली हैं, मोहम्मद नबी हैं, मुजीबुर रहमान हैं, ओरियन स्मिथ हैं। उसके बाद शामिल हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, उसके बाद रेसी फंडर डेसन, रेसी टॉपली, रोमेरियो शेफर्ड है जनाब वेस्ट इंडियन। उसके बाद रोगमैन पावल हैं, शाकिबुल हसन, इनको भी हम देखेंगे जनाब। उसके बाद तबरेज शमसी आ रहे हैं, टॉम करन आ रहे हैं इंग्लैंड के, टाइमल मिल्स इंग्लैंड के। उसके बाद वारिंदू हसारंगा डिसिल्वा, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान सुपर लीग। ये जो आईपीएल के नाम है ये पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। अब देखना ये है कि जनाब कल कौन सी टीम किसको पिक करती है। आपके ख्याल में कौन से इनमें खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिक किए जाएंगे, जरा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं तो समझता हूं कि जनाब आदिल रशीद पिक किए जाने चाहिए, एरन फिंच को पिक किया जाना चाहिए, एलेक्स हेल्स तो फर्स्ट चॉइस होंगे ऑब्वियसली, बहुत सारे डेविड मिलर भी आएंगे और डेविड मिली भी, डेविड मलान ये भी आ सकते हैं। उसके बाद लुंगी इंगिडी को शामिल किया जा सकता है, मैथ्यू वेड, मार्टिन गुप्टिल, सारे नाम जबरदस्त हैं। मुजीबुर रहमान भी ऑब्वियसली किसी ना किसी टीम का हिस्सा बनेंगे और रेसी फंडर डसन भी बनेंगे। व्हाट अबाउट तबरेज शमसी, क्या उनको शामिल किया जाएगा? शाकिबुल हसन, ये तो मस्ट पिक होंगे, क्या इनको शामिल किया जाता है? और हसरंगा भी मस्ट पिक होंगे। so, मुझे तो ये नाम लग रहा है कि इनमें से काफी सारे नाम, मोइन अली, व्हाई नॉट मोइन अली, आई एम फॉरगेटिंग, मोइन अली भी टॉप कंटेंडेड होंगे इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग में क्या होगा, ड्राफ्ट में कौन किस टीम में आएगा, ये तो अब एक दिन का वक्त रह गया। लेकिन पाकिस्तान टीम क्या कर रही है यार, सिवाय हमें टेंशन देने के, सिवाय हमें दुख देने के, सिवाय हमें कुढ़ाने के, क्या पाकिस्तान टीम को कुछ और नजर नहीं आता, कुछ और करना नहीं आता यार? क्या मतलब ये सिलसिला चल रहा है कि जी 2 प्लेयर्स आपके अनफिट हो गए हैं, यानी आपके हारिस रऊफ और अब नसीम शाह भी आपके जो तीसरा टेस्ट मैच है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो हमें और कुछ परेशानी भी देना चाहते हैं और शायद वो न्यूजीलैंड के लिए भी फर्स्ट टेस्ट में अवेलेबल ना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट अब एक दिन पहले स्टार्ट होगा। पहले 27 दिसंबर को होना था, अब 26 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो 21 को अगर ये खत्म होता है तो फिर 4-5 दिन होंगे। तो अगर वो इस टेस्ट मैच के लिए फिट नहीं है तो मुश्किल है कि मुझे लग रहा है कि वो अगले टेस्ट मैच के लिए भी फिट हो। लेकिन पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, वो कहती वी आर सफिशिएंटली ऑक्युपाइड और हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स मौजूद है। कौन से जी? मोहम्मद अली, सुभान अल्लाह, क्या कमाल का डेब्यू करवाया है उस बेचारे का। फट्टा पिचों के ऊपर कोई सीम नहीं, कोई जो है वो वहां पर घास नहीं है, कुछ नहीं, रड़ी पिचें बनाकर उसके ऊपर रोड्स बनाकर आप एक सीम करने वाले बॉलर को लेके आ रहे हैं जिसकी स्पीड नहीं है, जिसके पास सिर्फ सीम के साथ वो खेलता है, जस्ट लाइक मोहम्मद अब्बास, और उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसकी लाइन और लेंथ ही नहीं है। आप उसको आप लेकर के आए हैं और साथ में फहीम अशरफ के। अब मुझे लगता है कि इनका प्लान होगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लिया जाए अपने फास्ट बॉलिंग अटैक को मजबूत करने के लिए, बट दे आर नॉट विलिंग कि वो मोहम्मद अब्बास को लाएं, हसन अली को लाएं। मैं होता तो मोहम्मद अब्बास और हसन अली दोनों को कॉल करता और इन दोनों को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाता, और मेरा जो बनता फिर वो ग्रुप बनता, उसमें ऑब्वियसली हसन अली, मोहम्मद अब्बास और फहीम अशरफ होते, अगर हमने 3 फास्ट बॉलर्स को इस तरह की पिच बनानी है। और अगर नहीं बनानी तो फिर भी 3 तो आपको खिलाने चाहिए। 2 स्पिनर्स के साथ आप चले जाएं, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ आपको जाना चाहिए। फिर भी मैं ये समझता हूं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। दे आर नॉट कॉलिंग फॉर एनी रिप्लेसमेंट।
यार हैरान हूं मैं वैसे, मतलब हद है ढिठाई की और हद है बेशर्मी की बाय द वे टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कि मतलब दे आर नॉट विलिंग टू इंप्रूव देयर साइड। और अब ऐसा लग रहा है कि पहले हम 1959 के बाद हम कभी भी 3 टेस्ट मैचेस लगातार नहीं हारे, 1959 के बाद अब हुआ है कि हम 3 टेस्ट मैचेस लगातार हारे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लैंड से कभी सीरीज नहीं हारे थे, वो अब आप हार गए। अब क्या क्लीन स्वीप करवाना है, क्या अब व्हाइट वॉश करवाना है पाकिस्तान को? पाकिस्तान के अंदर मिस्टर बाबर आजम एंड सकलैन मुश्ताक, खुदा का खौफ करो, बुलाओ इनको, अपनी टीम को स्ट्रेंथन करो। और फिर बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है कि आप रिजवान को रेस्ट दीजिए, रिजवान की जगह सरफराज को खिलाइए और आप शान मसूद को लाइए अपनी बैटिंग को मजीद मजबूती देने के लिए। आप नीचे से एक बंदे को हटा दीजिए, आप सलमान अली आगा की जगह शान मसूद को ला सकते हैं और शान मसूद कैन इजीली बैट एट नंबर 3 और बाबर आजम चौथे नंबर पे आ जाएं, 5वें नंबर पे। अगर आपके पास सऊद शकील की शक्ल में एक हीरा मिला है आपको, इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपको 2 लोग मिले हैं, 2 लोग मिले हैं और कुछ नहीं मिला। एक सऊद शकील मिला और एक आपको इब्रार अहमद मिला है, जो कि पहले टेस्ट मैच में भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी इनकी नाअहली का शिकार हो गया। वरना अगर पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत जाता ना, खुदा ना खास्ता, तो दूसरे टेस्ट मैच में भी आपको इब्रार ने नजर नहीं आना था। अब यही कॉम्बिनेशन होना था। उन्होंने कहा हम विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, हिलाना नहीं चाहते हम उसको, और इस बार उसमें इन्होंने अबरार को फिर हमें देखने का मौका नहीं मिलना था। बहरहाल हर वो कहते हैं ना जो आजमाइश है उसके बाद आसानी भी आती है और सहूलत भी मिलती है आपको, उसका कुछ ना कुछ फायदा भी होता है, जिसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और इस हार में हमें ये 2 चीजें मिल गई। अब सऊद शकील तो होंगे, तो उसके बाद अगर आप जो है वो सलमान अली आगा जो है उनको ना खिलाएं और आप ऊपर जो है वो उनको ले आते हैं, तो छठे नंबर के ऊपर आपके पास आसानी से आ सकते हैं सरफराज अहमद, और वो भी आपको बिल्कुल नीचे आके एक जबरदस्त वो सेंचुरी मेकर है, वो पाकिस्तान को बड़ा मुकाम दिलाने वाला है, वो सच्चे दिल से क्रिकेट खेलने वाला है, वो बगैर कोई सियासत किए हुए क्रिकेट खेलने वाला है। इसीलिए वो अब भी 12वें नंबर पे बैठा हुआ पानी पिलाने के लिए तैयार है, उसको तजलील की जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो कौम के लिए, मुल्क के लिए टीम में मौजूद है, उसको मौका मिलना चाहिए। शोएब मलिक ने ये कहा है, उसके बाद मोहम्मद हफीज ने कहा है, शाहिद आफरीदी तक कह गए, लेकिन बाबर आजम कहते हैं कि जो कोई बात करता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाबर आजम की हकीकत है। फिलहाल बतौर कप्तान के भाई मैं हाथ जुड़वा लो, मैं नहीं कह सकता कि बाबर आजम अच्छा कप्तान है। बल्लेबाज के तौर पे मैं कभी उसके खिलाफ नहीं बोला, मैं कहता हूं कि वो हमारा बेस्ट बैट्समैन है विदाउट एनी डाउट, लेकिन बेस्ट बैट्समैन का मतलब यह नहीं होता कि वो बेस्ट कैप्टन भी है। वो बोंगा है, दिमाग से फारिग है, बिल्कुल बता रहा हूं आपको, यहां नहीं है कुछ भी। अब आप अभी भी आपको अंदाजा नहीं हुआ ना, जब आपने एक तरफ बेन स्टोक्स की कप्तानी देखी है और दूसरी तरफ आपने बाबर आजम की कप्तानी देखी है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप भी फारिग हैं, आपको भी क्रिकेट की कोई सेंस नहीं है। अगर अब भी आपको कप्तानी का फर्क महसूस नहीं होता, अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।